गुड मॉर्निंग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ लिए हैं। अब हम लोग गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे और अवतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, विभिन्न स्थितियों पर रखा जाएगा तो कहाँ पर रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गोलीय दर्पण की कुछ परिभाषाएं हैं उसको जान लेते हैं कि ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। इसको जान के उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि गोलीय दर्पण में कहाँ किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा। सबसे पहले देखते हैं ध्रुव के बारे में। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। तो अगर कोई भी दर्पण है, देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो हम लोग या तो अवतल दर्पण बनाएंगे तो उसका एक सतह जो परावर्तक सतह होगा वो धंसा हुआ होगा, ठीक है। और अगर उत्तल दर्पण बनाएंगे, देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण बनाए तो उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ था, और अगर उत्तल दर्पण बनाएंगे तो उसका ये परावर्तक सतह उठा हुआ होता है। परावर्तक सतह किसको कहते हैं? जिधर दर्पण को पेंट नहीं किया गया है, तो इधर पेंट किया गया है तो यह है परावर्तक सतह, उठा हुआ है तो उत्तल। इधर पेंट किया गया है तो जिधर पेंट नहीं किया गया है, ये धंसा हुआ है तो धंसा हुआ है तो है अवतल। तो ये होगा। तो कहा है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, तो जो गोलीय दर्पण होगा इसका मध्य बिंदु माने बीच में, तो बीच में का जो ये बिंदु आपको दिखाई दे रहा है इसमें या इसमें, इसी को क्या कह देंगे? दर्पण का ध्रुव। और ध्रुव को किससे सूचित करते हैं? पी से। इंग्लिश में इसको कहते हैं पोल। ठीक है, तो ध्रुव समझ गए। उसके बाद वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, अगर हम लोग कोई गोला बनाते हैं तो ये गोला यहाँ पे त्रिज्या लेंगे, ये केंद्र होगा, इसी से केंद्र से रह के बना है। तो उसी तरह जो गोलीय दर्पण होता है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है तो उसका बीचों बीच में एक होता है सेंटर, जिसको कहते हैं सी। क्या कहते हैं? सी। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को, तो केंद्र माने सेंटर, सेंटर माने केंद्र होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। तो ये हो गया सी, और इसमें भी होगा ये, चूंकि उत्तल दर्पण में सी और एफ को उधर लिखा जाता है। ठीक है, तो हम अभी अवतल दर्पण पर बात कर रहे हैं। मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव का मतलब ये है पी, ध्रुव का मतलब पी, वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र माने सी, तो इन दोनों के बीच, मतलब गोलीय दर्पण या उत्तल हो या अवतल हो, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के को मिलाने वाली सरल रेखा या सीधी रेखा, देखिए लिखा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहता है? मुख्य अक्ष। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूरा जो रेखा है सीधी रेखा, इसको कहेंगे मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, इसमें भी अगर बनाएंगे तो ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। उसके बाद है मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस को एफ से सूचित करते हैं, बड़ा एफ से। कहा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। अब मुख्य अक्ष आप लोग पता चल गया, ये है वक्रता केंद्र है। तो देखिए जब इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आके इस दर्पण से टकराए, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण से या उत्तल दर्पण से, तो उत्तल दर्पण से टकराएगा तो वो एफ से जाते हुए प्रतीत होगा, लेकिन इसमें एफ से जाएगा। ये अगले हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके कुछ समय के बाद कि क्या क्या होता है। पहले समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, तो हम लोग मान लेते हैं ये कोई प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, तो ये आप लोग नियम ये होता है, अभी हम इसके नियम को बता रहे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे जो बिंदु होता है उसको कहते हैं एफ, और उसी को मुख्य फोकस कहा जाता है। समझ में आया? तो मुख्य फोकस का परिभाषा बोल देंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या है और कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए हम लोग दर्पण के बारे में पढ़े तो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के नियम क्या क्या, कब कैसा कैसा नियम बनता है, तो कुल 4 नियम आपको याद रखना है। पहला नियम है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण गुजरते तो क्या होगा। यहाँ पे इमेज के जरिए आप लोग देखिए, हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए ये हम लोग का अवतल दर्पण है, मान लीजिए का है ही अवतल दर्पण क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या धंसा हुआ है। अब अवतल दर्पण का नाम हम लोग मान लेते हैं MN है, इसका जो ध्रुव है
ध्रुव के बारे में पढ़ा दिए, पी है, यहाँ पे होता है एक मुख्य फोकस। उसके देखिए एक बात याद रखिएगा, दर्पण के ध्रुव से जितनी दूरी मुख्य फोकस की होती है उतना ही दूरी मुख्य फोकस होकर वक्रता केंद्र की होनी चाहिए, वरना जब भी आप इसका बनाएंगे प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे तो वो गलत हो सकता है। तो हम तो नापे नहीं है, लेकिन मान के चलते हैं आप बराबर है, आप लोग नाप कर बनाइएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसका प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति स्पष्ट आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कहा, जब मुख्य अक्ष के समांतर गुजरे। अभी आप लोगों को पढ़ा है मुख्य फोकस के परिभाषा में कि जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, तो ये मुख्य अक्ष के मान लीजिए समांतर आया और समांतर टकराने के बाद कहां से गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी, यही नियम है। तो पहला नियम यह है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो कहां से होकर गुजरती है, एफ से होकर गुजरती है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, एफ से होकर गुजरती है। क्योंकि अभी हम लोग इसका जो पढ़ेंगे, अवतल दर्पण द्वारा कुल मिला के 6 प्रतिबिंब बनते हैं, तो कहाँ पर रखते हैं, तो कहाँ बनता है यही, तो इसमें उसका बहुत यूज है। तो याद रखना है, कोई प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, एफ से। दूसरा है मुख्य फोकस से होकर गुजरे, देखिए उसका उल्टा याद रखना है। यहाँ पर है पहला जब समांतर आया तो मुख्य फोकस से होकर गुजरा, और जब मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा ना तो समांतर हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए, ये फिर से हम एक अवतल दर्पण बना रहे हैं, क्योंकि हम लोग अवतल दर्पण पढ़े हैं। इसमें होता है ध्रुव, तो इसको मान लेते हैं पी एम एन, एक दर्पण है, यहाँ पे होगा एफ, और इसी के सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, एफ को कहते हैं मुख्य फोकस। अब कहा है यहाँ पे देखिए, जब मुख्य अक्ष से समांतर आ रहा था तो एफ से होकर गुजर रहा था, तो अब क्या कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, तो जब वो एफ से होकर गुजरेगा ना तो इस मुख्य अक्ष के समांतर चला जाएगा, ऐसे, समझ में आया। देखिए समांतर आ रहा था तो एफ से होकर गुजरा, जब एफ से होकर गुजरेगा तो परावर्तन के बाद वो किरण कैसी हो जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। 2 नियम समझ में आया। तीसरा नियम देखते हैं, जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, तो वक्रता केंद्र का मतलब सी होता है। वक्रता केंद्र अभी हम आप लोगों को पढ़ा दिए। तो देखिए एक और दर्पण हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, और ये दर्पण है, ये मान लीजिए एक अवतल दर्पण है जिसका सतह धंसा हुआ है, इसमें ध्रुव होता है पी, ये मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र। अब कहा कि ये बताइए क्या होगा जब हम लोग वक्रता केंद्र से होकर किसी प्रकाश की किरण को गुजारेंगे, तो वक्रता केंद्र यही ना है सी। अब ये बताइए जब वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है, तो याद रखिएगा जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा तो अभी प्रकाश की किरण इस दिशा में आ रहा है, तो टकरा के फिर उसी दिशा में वापस चला जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर तो एफ से गुजरा, यहाँ पे क्या हो गया, समांतर, किसके समांतर, तो कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, वक्रता केंद्र से होके तो पुनः उसी दिशा में क्या हुआ, लौट गया, उसी दिशा में लौट गया। एक और बच गया जो ध्रुव से टकराने पर, ध्रुव मतलब पी, तो यह इसका फोटो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। अवतल दर्पण का नाम एम एन है, ध्रुव पी है, यहाँ पे एफ, इसके दुगुना दूरी पर सी, पी से एफ एक दूरी, उतना ही से दुगुना दूरी पर सी। क्या कहा कि जब ध्रुव से होकर टकराए, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ से आके इस ध्रुव पर टकराए, तो ध्रुव पर टकरा के जितना एंगल पर आएगा ना उतना ही एंगल पर इधर वापस आ जाएगा। मतलब जितना इस कोण का मान होगा इस कोण का मान उतना ही होगा। तो ये आप लोगों को 4 नियम याद रखना है। पहला नियम है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर हो तो क्या होगा, दूसरा नियम है जब मुख्य फोकस से होकर गुजरे तो क्या होगा, तीसरा वक्रता केंद्र से होकर गुजरे तो क्या होगा, और चौथा ध्रुव से टकराने के बाद क्या होगा। अब इन चारों नियमों की सहायता से हम अवतल दर्पण में कुल 6 जगह प्रतिबिंब वस्तु को रखेंगे, और उनके 6 प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण में विभिन्न स्थितियों पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहले हम लोग ये देखते हैं कि अवतल दर्पण में हम लोग वस्तु को कितना जगह रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम एक दर्पण यहाँ पे आपके सामने बना रहे हैं, अवतल दर्पण, ठीक है।
अब आप लोग अवतल दर्पण के बारे में सब कुछ जान गए हैं। ये ध्रुव होता है, इसको हम लोग mn एक दर्पण मान लेते हैं। ध्रुव से जितनी दूरी पर मुख्य फोकस होता है उतना ही दूरी पर वक्रता केंद्र होता है, जिसको C से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग वस्तु को कितना जगह रख सकते हैं, तो हम लोग मान लीजिए इधर खूब दूर रखेंगे ना, तो इधर के बिंदु को हम लोग मान लेते हैं अनंत। तो आप लोग अपने मन से सोचिए हम लोग कहाँ कहाँ वस्तु को रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वस्तु को रखेंगे मान लीजिए यहाँ पर, तो ये है अनंत पर। तो पहला कहाँ रखेंगे, अनंत पर। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हम लोग देखेंगे। अभी पहले हम आपको समझा रहे हैं कि वस्तु को कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। दूसरा कहाँ रखेंगे, तो आप लोग कहिएगा कि दूसरा आप हम लोग रख सकते हैं इन दोनों के बीच में। अब देखिए इन दोनों के बीच में मान लीजिए हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रख रहे हैं तो C मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, इसको C के परे भी कहा जाता है। यहाँ पर रखेंगे तो अभी भी वो C और वक्रता केंद्र के नहीं, C और अनंत के बीच में ही है। तो हम लोग इन दोनों के बीच में कहीं भी एक जगह ही रख सकते हैं। तो दूसरा कहाँ रखेंगे बताइए, तो कहेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो लिखेंगे अनंत तथा C लिख दे रहे हैं, C मतलब वक्रता केंद्र, C के बीच में। चलिए तीसरा हम लोग कहाँ रखेंगे, तो तीसरा अब रखेंगे, देखिए इस इधर तो कहीं नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ रखेंगे तो बीच में होगा, यहाँ रखेंगे तो बीच में। अब रखेंगे C पर। C को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो लिख देंगे कहाँ पर रखेंगे, C पर। चौथा बताइए, चौथा कहाँ रखेंगे, तो चौथा रखेंगे C और F के बीच में। समझ में आ रहा है, तो C तथा F के बीच। 4 हो गया। अब आप बताइए पांचवा कहाँ रखेंगे, तो पांचवा हम लोग रख सकते हैं, एक तो यहाँ पे रख दिए, अब पांचवा हम लोग F पर तो भी तो रख सकते हैं। तो पांचवा रखेंगे F, F यानी मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर, F पर भी रख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हो गया। अब एक जगह और रख सकते हैं जो 6वां और लास्ट है, P तथा F के बीच। तो उसको कहते हैं, P को क्या कहते हैं, ध्रुव, तथा F को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, F लिख दे रहे हैं, के बीच में रख सकते हैं। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि क्या P पर नहीं रख सकते हैं, तो बताइए एक शीशा के सामने हम लोग खड़ा हो जाए, तो शीशा में अगर चिपक के खड़ा हो तभी शीशा के हम लोग शीशा पर नहीं जा सकते हैं। समझ में आया, तो उस चीज से हम लोग ध्रुव पर कभी नहीं जा सकते, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में ही रख सकते हैं। तो कुल कितने जगह पर हम लोग वस्तु को रख सकते हैं, तो आप कहेंगे 6। पहला अनंत पर, दूसरा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच जिसको C से परे भी कहा जाता है, उसके बाद तीसरा C पर, चौथा C तथा F के बीच, पांचवा मुख्य फोकस पर और 6वां ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अब यहाँ पर रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ पर रखा जाएगा, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। कुल 6 प्रतिबिंब हम आप लोग को बता दिए। तो पहला हम लोग रखेंगे अनंत पर। तो देखते हैं अनंत पर जब रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखिए ये अवतल दर्पण सबसे पहले बनाएंगे, और इस अवतल दर्पण में ये आपको पता है मुख्य अक्ष होता है, ये ध्रुव होता है, यहाँ पे मुख्य फोकस होता है, ये इसका वक्रता केंद्र होता है। हम लोग को वस्तु रखना है अनंत पर, मतलब इधर कहीं हम लोग वस्तु को रखेंगे। तो जब वस्तु को रखेंगे तो पहला नियम आप लोग को बताया कि जब वस्तु कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराएगा, इसको समांतर मतलब एकदम सीधा लेके जाना है, आप लोग देख लीजिएगा, तो F से होके गुजरेगा। तो ये मान लीजिए कहाँ से होके गुजरा, F से होके गुजरा। दूसरे में उसी में बताए थे कि अगर फिर से देखिए ये वस्तु ऊपर की ओर है, तो इसी को अगर मान लीजिए यहाँ ये दर्पण से टकराता है तो ये भी तो समांतर है, तो समांतर के बाद भी कहाँ से होकर गुजरेगा, F से होकर गुजरेगा। तो ये ऐसे आया तो इधर गुजर गया, दोनों मिला कहाँ है, तो कहेंगे F पर। तो वस्तु को रखे अनंत पर, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, F पर। तो लिखेंगे F पर। ये बताइए अब वो वास्तविक है कि आभासी है। वास्तविक प्रतिबिंब उसी को कहते हैं जो मिलता हुआ दिखाई देता है और मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसको कहते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब। तो ये मिला है, तो मिला है तो वास्तविक। अच्छा आप लोगों को बता दें जो वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, क्योंकि इसको छोड़ के सब में दिखाई देगा कि उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, लेकिन इसमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये F पर एकदम बिंदु के आकार का बना है। तो हम लोग जो ये जानते हैं कि जो वास्तविक होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। और ये बताइए तथा ये वस्तु से बड़ा है, छोटा है कि बहुत छोटा है, तो वस्तु इतना बड़ा था बिंदु के आकार बना है, तो कहेंगे वस्तु से बहुत छोटा। तो ये आप लोग समझ लीजिएगा कि जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे अगर अवतल दर्पण में, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा बताइए कहाँ रखेंगे, C के परे, माने C तथा अनंत के बीच। तो यहाँ पे C के परे भी लिख सकते हैं,
ठीक है। तो सी के परे रखेंगे तो देखिए कहाँ बनेगा, ये दर्पण सबसे पहले बना लेंगे हम लोग। अब इस दर्पण में ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव होता है, ये मुख्य फोकस, ये होता है वक्रता केंद्र, हम लोग रखना है अनंत और सी के बीच में। तो जब अनंत और सी के बीच में मान लीजिए यहाँ पे वस्तु को रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए सबसे पहले पहला नियम को हर में अप्लाई करना है। तो ये सीधा आएगा, इस दर्पण किससे टकराएगा, तो ये चूंकि समांतर आ रहा है ना, तो समांतर आने के बाद ये एफ से होके गुजरेगा, ठीक है, एफ से होके गुजरेगा। अच्छा दूसरा नियम आप लोग बताइए, दूसरा नहीं तीसरा। पहला तो ये था कि समांतर जाएगा तो एफ से होकर गुजरेगा, दूसरा ये है कि अगर एफ से होकर गुजरे तो समांतर हो जाएगा। तीसरा नियम था सी से होकर जाएगा, सी से होकर पुनः वो क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। तो ये सी है, इसको सी से इसको सी से होकर अगर गुजारा जाए तो यहाँ से आया और फिर से टकरा के उधर ही चला जाएगा ना। अब तो ये कहाँ मिला है, कहाँ मिला है, सी तथा एफ के बीच में। तो देखिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि P से जितनी दूरी F की हो उतना ही दूरी F से C की हो। जब दोनों की दूरी बराबर होगा तो प्रतिबिंब आसानी से और अच्छा से बनेगा, ठीक है। तो बताइए कहाँ बना है, तो लिखेंगे C तथा F के बीच। तो ये C तथा F के बीच हो गया। अब ये बताइए ये वास्तविक है कि आभासी है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों मिला है, तो लिखेंगे वास्तविक। और जो वास्तविक होता है ये तो उल्टा दिख भी रहा है, तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। यहाँ पे वस्तु इतना बड़ा है, ये इससे थोड़ा सा क्या बना है, छोटा, तथा क्या लिख देंगे, वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा। तो देखिए पहला बार हम लोग प्रतिबिंब को बिंब को रखे अनंत पर, तो अनंत पर रखे तो उसका प्रतिबिंब बना मुख्य फोकस पर। जब सी से परे माने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब बना है सी तथा एफ के बीच, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा, 3 नंबर पर हम लोग रखते हैं, कहाँ पे रखेंगे आप लोग बताइए, अनंत पर रख दिए, अनंत और सी के बीच में रख दिए, अब रखेंगे सी पर, तो रखते हैं सी पर। सी का मतलब होता है, सी का मतलब वक्रता केंद्र होता है, हम लोग सी डायरेक्ट लिखेंगे। तो जब सी पर रखा गया तो ये बताइए कौन सा दर्पण, अवतल। क्यों अवतल है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो Mn एक दर्पण है जिसका ध्रुव P है, इसका मुख्य फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। हम लोग को कहाँ रखना है, इसी C पर रखना है। तो मान लीजिए इस C पर रख दिए। पहला नियम यही है कि इसके समांतर आएगा, F से होकर गुजरेगा। अच्छा दूसरा नियम था F से होकर अगर जाएगा ना तो परावर्तन के बाद वो C से होकर गुजरेगा, याद आया। तो ये जब F से होकर गुजरेगा तो कहाँ से जाएगा, C से। अब इस दोनों का प्रतिबिंब लगभग कहाँ बना है, C पर। अब लगभग इसलिए क्योंकि हम लोग नाप नाप के बनाए हैं, अगर आप लोग नाप नाप के बनेगा तो एकदम C पर मिलेगा। अब बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना है, जब C पर वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब भी C पर ही बना है। अच्छा वास्तविक बना है क्या आभासी बना है, दिख रहा है ना, तो वास्तविक क्या है, वास्तविक। उल्टा भी दिख रहा है, नहीं भी दिखता तो उल्टा होता है, क्योंकि जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। तो सी पर बना कैसा बना, वास्तविक उल्टा तथा ये बताइए वस्तु से बड़ा छोटा, तो ये तो बराबर दिख रहा है, बराबर बनेगा, तथा वस्तु के बराबर। क्वेश्चन कई बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में भी कि जब क्वेश्चन ऐसे है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर किस अवतल दर्पण में कहाँ पर रखने पर बनता है, तो कहेंगे वक्रता केंद्र पर जब रखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, 3 को आप लोग देख लिए। 4 नंबर में बताइए, एक रख लिए अनंत पर, एक रख लिए अनंत और सी के बीच, एक रख लिए सी पर, तीसरा कहाँ रख लिए, चौथा रख लिए सी तथा एफ के बीच। तो सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब मुख्य फोकस, उन दोनों के बीच में किसी वस्तु को हम लोग रख के देखेंगे। तो देखिए देखते हैं हम लोग, ये क्या सा दर्पण, अवतल दर्पण। इस दर्पण का नाम Mn, दर्पण का ध्रुव P और इस मुख्य अक्ष है। इसका मुख्य फोकस का नाम F, वक्रता केंद्र C। बताइए कहाँ रखना है, C तथा F के बीच। तो C तथा F के बीच यही ना होगा। अब इसके बीच में हम लोग कहीं भी रखे प्रतिबिंब वैसा ही बनेगा। नियम बताइए, जब समांतर आएगा F से होकर गुजरेगा, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक और नियम है, जब F से होकर गुजर रहा था ना तो फिर वो समांतर चला जा रहा था, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, F से होकर गुजार देते हैं। तो ये बताइए कहाँ मिला है, यहाँ पर।
अब आप लोग ध्यान से इसको देखिए, ये हम लोग का ऐसे आया किरण, तो ये टकरा के इधर समांतर हो गया, ये दोनों यहाँ पे मिला है। अब ये बताइए, ये इधर तो सी है, इधर कुछ नहीं तो क्या है, अनंत, इधर अनंत है। देखिए यहाँ पे क्या है, सी के बाद क्या है, अनंत। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो कहेंगे अनंत तथा सी के बीच। वास्तविक बना क्या भाषी बना, दिख रहा है ना, तो वास्तविक, तो लिखेंगे वास्तविक उल्टा, उल्टा तो बना ही है, देखिए ये ऐसे है, इसका सर ऊपर की ओर, इसका सर नीचे गया। अब वस्तु से बराबर नहीं है, अब की बार वस्तु से बड़ा है, तो उल्टा तथा वस्तु से क्या कहेंगे, बड़ा। 4 वस्तुओं का प्रतिबिंब आप लोग देख लिए, मतलब 4 जगह। पहला था अनंत पर, तो मुख्य फोकस पर बना। दूसरा एफ पर, तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। तीसरा सी पर, तो उसका प्रतिबिंब सी पर बना। और चौथा सी तथा एफ के बीच बना, तो एफ तथा अनंत के सी तथा अनंत के बीच में बना है। ठीक है, और हम लोग 2 है, तो 2 को इधर हम लोग देख लेते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से, 5 नंबर। अब बताइए कहाँ रखेंगे, सी तथा एफ पर रख ले, तो अब रखेंगे एफ पर। एफ का मतलब मुख्य फोकस, हम लोग डायरेक्ट एफ लिख के देख लेते हैं। तो एफ पर जब किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अनंत पर रख रहे तो एफ पर बन रहा था ना, अनंत पर जब रखे थे वस्तु को तो एफ पर उसका प्रतिबिंब बन रहा था। अब हम लोग को कहा है ना कि एक काम कीजिए ना, कि आप इस एफ पर वस्तु को रख के बताइए कहाँ बनेगा। तो आप लोगों को पता है इधर अनंत है। देखिए हम लोग वस्तु कहाँ रखना है, यार सीधा नहीं बन रहा है, यहाँ पे रखना है। अब एफ पर रख दिए, ये बताइए तो इसका प्रतिबिंब में बनाने के लिए सबसे पहला नियम सब में फॉलो हुआ ना, समांतर गया है और एफ से होके गुजरा है, तो इसको भी क्या कर देना है, समांतर ले जाना है, एफ से होके गुजार देना है। समझ में आया। दूसरा नियम है कि सब सी से, दूसरा नहीं तीसरा ये नियम है कि सी से होके जाएगा तो सी से होके वापस आएगा। लेकिन अभी तो इसको अगर सी से हम लोग मिलाएं, सी से मिलाएं, तो ये तो बहुत दूर कहीं जाके उधर मिलेगा, लेकिन इसको कहीं टकराना पड़ेगा। तो हम लोग मान लीजिए इससे टकरा गया, तो इधर आया, इधर से टकरा कर फिर वापस आया। लेकिन ये बताइए कहाँ जाके मिलेगा, इधर देखिए, इधर चौड़ा है, इधर धीरे धीरे पतला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। इधर चौड़ा है, देखिए यहाँ पे ये 2 की रेखा है, थोड़ा और इसको अब बताइए इधर ये चौड़ा होते जा रहा है तो इधर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इधर अगर बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं तो जाकर मिलेगा। तो अब दिख नहीं रहा है कि कहाँ जाके मिलेगा, लेकिन मिलेगा, ये कन्फर्म है। तो ये कहाँ मिलेगा, तब हम लोग मान लेंगे अनंत पर मिल जाएगा। क्या होगा, अनंत पर मिल जाएगा। अब जब अनंत पर मिला तो उस वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, अनंत पर। ये बताइए वास्तविक आभासी, अच्छा हम लोग महसूस करें क्या, माने सोच रहे हैं कि जाके मिलेगा कि मिलेगा, माने प्रतीत होगा कि मिलेगा, एकदम कन्फर्म है कि मिलेगा। तो कन्फर्म जहाँ रहता है उसको कहते हैं वास्तविक। और जो वास्तविक होगा, ये बताइए कभी ऐसा हो सकता है कि ये इस मुख्य अक्ष के ऊपर जाके उलट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कहीं भी बने तो इसके नीचे में ना बनेगा, और नीचवा जो बनेगा ना वो उल्टा होगा। तो ये वास्तविक हो गया, तो क्या है, वास्तविक उल्टा। ये बताइए वस्तु तो इतना बड़ा था, ये तो लग रहा है अभी पता नहीं कितना बड़ा बनेगा, तो बहुत बड़ा कहेंगे। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं एक लास्ट है 6 नंबर। तो 6 नंबर में वस्तु को कहाँ रखेंगे, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसी को लिख देते हैं शॉर्टकट में एफ तथा पी के बीच। तो क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये है दर्पण, छोटा बना रहे हैं, जगह का थोड़ा कमी है, लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा पूरा, इस बात का पूरा गारंटी है। ये एफ मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, इधर अनंत है, अनंत ठीक से नहीं बना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कहाँ पे रखना है वस्तु को, बताइए इस एफ और पी के बीच में। समझ में आ रहा बात। तो एफ तथा पी के बीच में रखना है। पहला नियम सब में फॉलो करना है। पहला नियम था जब समांतर जाएगा एफ से होकर गुजरेगा, समांतर जाएगा एफ से होकर गुजरेगा, सब में देख लीजिए। तो इसको भी समांतर भले इतने दूर चले, लेकिन एफ से होके तो गुजरेगा। तो समांतर आया तो ये अब एफ से होके इसको गुजार देना, कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखिए, तो ये यहाँ पे ऐसे आया, इधर ये समांतर होके गुजर गया। दूसरा नियम क्या बताए थे, अभी यहाँ पे देखिए, नहीं यहाँ पे सी से होके आएगा, सी से वापस जाएगा। तो पहले सी के जाने के लिए इसको सी पर टकराना तो कहीं पड़ेगा ना। अब इधर इसको सी पर भेजने के लिए ऐसे होगा। अब ये बताइए
इधर की ओर ये बढ़ते हुए जा रहा है, तो इधर तो कभी मिलेगा नहीं। अभी हम लोग आप लोग को बताए कि जब दो हम रेखा बनाए थे तो दोनों ऐसे फैलते जा रहा है तो ये तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन क्या अगर इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया जाए तो ये कहीं मिलेगा? कहेंगे लग तो रहा है कि मिल जाएगा, लेकिन लग रहा है मिल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि मिल ही जाएगा, मिलेगा ना। अब डॉट डॉट से दिखाए हैं, इसका मतलब क्या है कि यह प्रतिबिंब आभासी है। पहले बना कहाँ है ये देखते हैं, तो दर्पण के पीछे की आगे, तो आगे उसको कहते हैं जिधर पेंट नहीं हुआ रहता है, ये तो जिन्हें पेंट हुआ है उधर ही बना है ना, तो इसको कहेंगे दर्पण के पीछे। अब ये नहीं बताना कि कहाँ बना है, सिर्फ ये बता देना कि दर्पण के पीछे बना है। अच्छा वास्तविक या आभासी, तो कहेंगे आभासी। अच्छा आभासी में भी देखिए ना, वस्तु भी ऐसा था, ये भी ऐसा है, तो आभासी कैसा बने, सीधा और वस्तु से बड़ा बना है, तथा वस्तु से बड़ा बना है। आवर्धित भी कहते हैं बड़ा को। अब ये कुल मिला के 6 प्रतिबिंब है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आप लोगों को हम उम्मीद करें कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत कोई भारी तो है नहीं, लेकिन आप लोग को समझ में तभी आएगा जब इसको आप लोग अपने कॉपी पर बनाइए। और ध्यान रखिए कि इसको जब बने तो इसको नाप के इसका दूरी बनाइए, पूरा एकदम अच्छा से बनेगा, ठीक है। तो ये रहा अवतल दर्पण में कुल 6 प्रतिबिंब, और विभिन्न स्थितियों पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग देख लिए अवतल दर्पण में कुल 6 प्रतिबिंब बने, 6 स्थिति पर रखे तो 6 प्रतिबिंब बने, 6 के बारे में आप लोग देख लिए। अब देखते हैं उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में मात्र 2 प्रतिबिंब बनता है। देखिए कहाँ कहाँ, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण को आपको पता है कि उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, तो ये उत्तल दर्पण है। अब ये इधर इसलिए जा रहा है कि इसका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। ये दर्पण का ध्रुव होता है, इधर होता है F और इसमें इधर ही होता है C। तो इधर बताइए एक अनंत होगा और एक ध्रुव होगा। तो एक बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर, एक बार वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में, उसके बाद कहाँ रख देंगे, शीशा पर नहीं रखेंगे ना। तो अनंत पर एक बार रख देंगे, एक बार अनंत और ध्रुव के बीच में रख देंगे, एक बार F पर प्रतिबिंब बनेगा, एक बार F तथा C के बीच में बन जाएगा, दर्पण खत्म। देखिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहाँ पे रखेंगे वस्तु को। तो सबसे पहले अनंत पर रखते हैं, अनंत पर। तो अनंत पर ध्यान रहे, ये उत्तल दर्पण में पढ़े, आप लोग वही क्वेश्चन बनेगा, परीक्षा में पूछेगा कहीं भी, तो देख लीजिएगा किस दर्पण में पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले अनंत पर रखेंगे। तो अनंत के लिए हम लोग उत्तल दर्पण पहले बनाते हैं, क्योंकि हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ से ये क्या है, ध्रुव। ये दर्पण का नाम मान लीजिए Mn एक दर्पण है, और इधर ही होता है F, इधर ही होता है C। इधर क्यों नहीं होता है, क्योंकि इधर वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब उधर बनेगा, तो दिखाएंगे इधर ना। चलिए तो ये अनंत है, तो अनंत पर किसी वस्तु को रख दिए। अब इस वस्तु में बताइए अवतल दर्पण के नियम में आप लोग याद किएंगे, जब समांतर आएगी ना तो F से होकर गुजरेगी, लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। उत्तल दर्पण जब समांतर आएगा ना तो ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जबरदस्ती इसको मिलाएंगे, जबरदस्ती मैंने आभासी, तो इसको कहाँ लेके मिलाएंगे, हम लोग ले जाके F पर ले जाके मिला दिए, समझ में आया। तो फिर एक बार नीचे भी तो ऐसे ही जाएगा, याद है अभी पढ़ाए थे आपको, तो इधर भी चला जाएगा नीचे। तो क्या किए, जब इसको सीधा, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर गया तो इधर चला गया, ये नियम है। लेकिन हम लोग मिलाना है कहीं, क्योंकि इधर तो कहीं मिलेगा नहीं। बताइए कहीं जाकर दोनों को मिला सकते हैं, कहीं नहीं मिलेगा ना। तो कहीं नहीं मिलेगा तो हम लोग कहेंगे चलो मान लो कि तुम इधर आ रहा है, इसको भी मना लेंगे कि चलो इधर आ जाओ, क्योंकि हम लोग का काम बनता है, हम लोग कुछ भी मना सकते हैं। तो मना लिए इसको। तो ये दोनों किरण कहाँ मिल गई, आकर F पर मिली नहीं है, मिलती हुई प्रतीत हुई है। तो क्या कहाँ बना है बताइए, कहाँ बना है, F पर बना है, तो लिख देंगे F पर। दर्पण के आगे कि पीछे, दर्पण के पीछे। तो लिख दीजिए अगर मन करे तो कि दर्पण के पीछे कहाँ बना है, F पर। अब बताइए आभासी की वास्तविक, तो कहिएगा आभासी। और सीधा की उल्टा, तो आपको पता है जो आभासी होता है वो सीधा होता है, वस्तु से छोटा कि बहुत छोटा कि बराबर की बड़ा, एकदम बिंदु के आकार का, तथा वस्तु से बहुत छोटा। ध्यान में रखिएगा, जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब F पर ही बनता है, बहुत छोटा ही बनता है। लेकिन वो वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और सीधा है। वो दर्पण के आगे बनता है, ये दर्पण के पीछे बना है, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं, हम लोग अनंत पर रख देते, तो अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे, तो लिख देते हैं अनंत और ध्रुव को क्या कहते हैं बताइए,
P के बीच में। तो अनंत और P के बीच, P का मतलब ध्रुव, ध्रुव को यानी पोल। तो ये हम तो अवतल दर्पण इतना बार बना दिए कि सिर्फ अवतल दर्पण बन रहा है। हम लोग किस दर्पण के बारे में पढ़ा? उत्तल दर्पण के बारे में। तो उत्तल दर्पण ऐसे नहीं बनता है जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ हो? उठा हुआ हो। इधर लीजिए F, उतना ही दूरी पर यहाँ पर रख दीजिए C। यहाँ पे है अनंत, अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख दिए। समझ में आ रहा है? अब बताइए पहला समांतर आएगा F से होकर गुजरेगा, नियम है। अच्छा दूसरा ने बता दे C से होकर आएगा तो C से होकर जाएगा। ठीक है, तो C से होकर जाएगा कब? जब दर्पण को छेद करके थोड़ी ना जाएगा। लेकिन हम लोग का मन है, हम लोग को बनाना है तो जबरदस्ती कराएंगे। देखिए कैसे, यहाँ से तो ठीक है आएगा, मतलब ऐसे ले जाना कि C पर जाए, तो यहाँ से तो ठीक है। लेकिन यहाँ से, अच्छा एक तो चीज़ हम भूल गए, जब इसको लेके इधर जाएंगे तो हम लोग जबरदस्ती इसको मिलाते थे ना यहाँ पर कि तुम यहाँ पर मिलो, क्योंकि इधर तो कहीं मिलेगा नहीं, तो इसको हम लोग लेके यहाँ पर मिला दिए। अच्छा दूसरा काम क्या करेंगे, इसको हम लोग लेके जाएंगे इधर डॉट डॉट से दिखा के, डॉट डॉट से मिल गया है। दोनों बताइए कहाँ मिला है? यहाँ पे। यहाँ पे मतलब P तथा F के बीच, तो लिख देंगे P तथा F के बीच वास्तविक या आभासी। तो जब डॉट डॉट से मिला हो तो क्या कह देंगे? आभासी। और जो आभासी होगा वो क्या होगा? सीधा। ये तो दिख भी रहा है सीधा, देखिए वस्तु ऐसा ही, ये भी प्रतिबिंब ऐसा ही। तथा वस्तु से बड़ा कि छोटा, तो दिख रहा है छोटा। तथा वस्तु से बहुत छोटा नहीं है लेकिन छोटा है, बहुत छोटा ये था। तो उत्तल दर्पण में केवल दो ही प्रतिबिंब बनते हैं। यहाँ से हम लोग दर्पण के बारे में लगभग पूरा पढ़ लिया और प्रकाश का परावर्तन पाठ खत्म हो गया। ठीक है, एक चीज छूट रहा है, दर्पण सूत्र आप लोग याद रखिएगा। इसको अगले वीडियो में हम लोग प्रूफ कर देंगे दर्पण सूत्र को। फिलहाल आप लोग दर्पण सूत्र को याद रखिएगा। दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। आप कहिएगा ये VUF क्या है, तो ये भी हम आपको सामने लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए F का मतलब होता है फोकस दूरी। अच्छा फोकस दूरी क्या है आप लोग बता देते हैं। देखिए इसी पर देख लीजिए, ये ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी हो गया। V का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी। V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। अब प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो दर्पण के ध्रुव से जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बना है उनके बीच की दूरी को क्या कह देंगे? प्रतिबिंब की दूरी। U का मतलब होता है बिंब की दूरी। कहिएगा बिंब क्या है, तो बिंब माने वस्तु, तो बिंब की दूरी। ठीक है, और कुछ छूटा है? नहीं है। तो 1/f = 1/v + 1/u होता है, इसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। तो अब हम लोग लगभग पूरा प्रकाश का परावर्तन पाठ पढ़ लिए। इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे।